नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ राजश्री और 68वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देशवासियों को बधाई दी है और सरकार के नोटबंदी और डिजिटल पेमेंट स्कीम का समर्थन किया है। और साथ ही क्या कुछ कहा है प्रणब मुखर्जी ने, ये आपको बताएंगे आज अपने इस खास कार्यक्रम में। आपको ये भी बताएंगे कि आज का दिन कैसे बयान बहादुरों के नाम रहा। कम से कम बयान बहादुरों ने कुछ ऐसी बहादुरी तो नहीं दिखाई, लेकिन कुछ ऐसे बयान जरूर दे दिए जो दिन भर विवादों के घेरे में उनको बनाए रखे। बताएंगे आपको कि बीजेपी नेता विनय कटियार के बयान के चलते कैसे बीजेपी आई है बैकफुट पर, और ये भी बताएंगे कि जेडीयू नेता शरद यादव ने फिर कौन सा विवादित बयान दिया है। ये भी आपको दिखाएंगे कि पिता की छत्र छाया से उभरकर बाहर निकले अखिलेश यादव और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस के लिए क्यों जरूरी है यूपी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना। बताएंगे आपको कि कैसे जातीय समीकरणों को अपने पाले में करने वाला राजनीतिक दल बन जाएगा यूपी के सियासत का सिरमौर। और ये भी दिखाएंगे कि क्यों फिर बीजेपी पहुंची है राम की शरण में। दिखाएंगे आपको कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों बताया है भारत को सच्चा दोस्त, और ये भी कि यूएई के साथ कैसे बेहतर हो रहे हैं भारत के रिश्ते। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो गया है पूरा वातावरण। ये सब कुछ हमारे इस खास बुलेटिन में होगा जिसका नाम है देश की बात। सैनिकों का हाल भी हम जानेंगे। अब कई सैनिक हमारे लेह लद्दाख और सियाचिन क्षेत्र में भारी बर्फबारी की वजह से फंसे हुए हैं, उनका क्या हाल है ये भी आपको हम दिखाएंगे और इतिहास की भी बात करेंगे और वर्तमान की भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के देश की बात का ये सफर। और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया है। राष्ट्रपति ने जोर दिया है कि देश की ताकत इसकी बहुलतावाद और विविधता में निहित है और भारत में पारंपरिक रूप से तर्कों पर आधारित भारतीयता का जोर रहा है, न कि असहिष्णु भारतीयता का। उन्होंने कहा, हमारे देश में सदियों से विविध विचार दर्शन एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि देश की अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण वैश्विक गतिविधियों के बावजूद अच्छा प्रदर्शन कर रही है। राष्ट्रपति ने नोटबंदी की तारीफ करते हुए कहा है कि इसका असर अच्छा होगा और डिजिटल पेमेंट से लेन देन में भ्रष्टाचार पर लगाम लगने की पूरी संभावना है। काले धन को बेकार करते हुए और भ्रष्टाचार से लड़ते हुए विमुद्रीकरण से आर्थिक गतिविधि में कुछ समय के लिए मंदी आ सकती है। लेन देन के अधिक से अधिक नकदी रहित होने से अर्थव्यवस्था की पारदर्शिता बढ़ेगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश के नाम संबोधन में लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे खर्चा कम होगा। is also rife for a constructive debate on electoral reforms and a return to the practice of the early decades after independence, when elections to Lok Sabha and state assemblies were held simultaneously. It is for the Election Commission to take this exercise forward in consultation with political parties. राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिए हैं, लेकिन इसके साथ हमें कर्तव्यों को भी निभाना होगा। सरकार ने लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन हमें ये मानना होगा कि हमारा सिस्टम परफेक्ट नहीं है। इसकी खामियां भी हमें पहचाननी होंगी और उन्हें सुधारना भी होगा। तो राष्ट्रपति के इस अभिभाषण के बाद हम अन्य सियासी खबरों को लेते हैं, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस वक्त देश की बात आप देख रहे हैं, उसी वक्त चुनाव आयोग ने आरबीआई को एक चिट्ठी लिखी है और आरबीआई से अपील की है कि जो भी नेता चुनाव मैदान में हैं और जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए जो आरबीआई ने 24,000 की लिमिट रखी है पैसा निकालने की, वो बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी जाए। इस खबर को हम विस्तार से आपको दिखाएंगे। इस वक्त बात अब सियासी तापमान की कर लें और सियासी तापमान में आज बात बयान की होगी। कहते हैं कि
कि बोली की, भाषा की, शब्दों की बेहद अहमियत होती है और खासकर नेता और राजनेता या राजनीति में रहने वाला हर व्यक्ति इसकी अहमियत को समझता है, इसकी ताकत को समझता है। लेकिन नेताओं की बयानबाजी देश की राजनीति में नई बात नहीं है। विवादित बयान देने का देश की सियासत में पुराना रिवाज रहा है। गाहे बगाहे नेता कई मौकों पर ऐसे बयान देते रहे हैं जिसने लंबे वक्त तक देश की राजनीति में हलचल मचाई है। एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला है और एक नहीं बल्कि दो वरिष्ठ नेता अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। ये नेता हैं बीजेपी के विनय कटियार और जेडीयू के शरद यादव। आखिर इन्होंने कहा क्या जिससे दिन भर विवाद रहा, देखिए रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी के बहादुर नेता विनय कटियार के बयानों ने विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया है। कटियार ने प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान दिया। उनसे ज्यादा तो बहुत सी सुंदर और भी महिलाएं, लड़कियां हैं जो स्टार कैंपेनर है, हीरोइन है, कई कलाकार हैं, वो ज्यादा हैं उनसे ज्यादा। प्रियंका ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सही कह रही है, उनके पास ज्यादा सुंदर उम्मीदवार हैं। अगर वो मेरी उन मजबूत, बहादुर और सुंदर साथियों जिन्होंने बड़ी मुश्किलों को पार कर ये मुकाम पाया है, उनमें सिर्फ यही दिखता है तो मुझे उस पर हंसी आती है। प्रियंका ने कहा कि इस बयान ने देश की आधी आबादी को लेकर बीजेपी की मानसिकता को उजागर कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से भी कटियार के बयान की निंदा की है। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व की देश की मां, बहन और बेटियों के प्रति सस्ती, घटिया व छोटी सोच को प्रदर्शित करती है। सौंदर्य की वस्तु मानना ये केवल भारतीय जनता पार्टी के चाल, चेहरे और चरित्र में ही हो सकता है। बीजेपी समेत तमाम दलों की महिला नेताओं ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। इसमें उनको किसी महिला पे इस तरह के कमेंट करने का ना अधिकार है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर वो महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते और सम्मान नहीं कर सकते हैं तो बीजेपी महिलाओं से वोट भी न मांगे। ये महिलाओं की जो 21वीं सदी की महिला की मानसिकता है उससे मेल नहीं खाता। हम सब समान हैं और बराबर से चल रहे हैं, तो सेक्सिस्ट रिमार्क्स नहीं होने चाहिए। मैं इसको बिल्कुल अप्रूव नहीं करती। उधर जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव भी अपने बयान के कारण चर्चा का विषय बन गए हैं। शरद यादव ने कहा कि वोट की कीमत बेटी की इज्जत से बढ़कर है। ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बड़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी, और वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं। इससे पहले भी शरद यादव अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे। राज्यसभा में बीमा विधेयक की चर्चा के दौरान उन्होंने दक्षिण भारत की महिलाओं को लेकर टिप्पणी की थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर दिए गए बयान के चलते भी शरद यादव पर सवाल उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इसमें कोई शक नहीं कि राजनीति में बयानों का खासा महत्व है, इसलिए सियासत बयानबाजी में तब्दील होकर रह गई है। लेकिन ये राजनीति इस स्तर तक गिर गई है कि मौके बेमौके नेता महिलाओं के खिलाफ अभद्र लफ्जों का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो, महिलाओं के प्रति असम्मानजनक बयानबाजी नेता लोग करते ही रहते हैं। आइए हम देखते हैं कि पहले भी कई बार ऐसे बयानों की वजह से देश का सर शर्म से झुका है। महात्मा गांधी का ऐसा नाम है, नोट के ऊपर चिपक गया जिस दिन से, उस दिन से नोट की डिवैल्यूएशन हो गई। तो अच्छा किया है कि गांधी का हटा के मोदी का लगाया। मोदी ज्यादा बेटर ब्रांड नेम है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज के इस हालिया बयान को लेकर देश भर में तूफान खड़ा हो गया था, जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी जानकारी बगैर मोदी की फोटो के इस्तेमाल पर ऐतराज जताया था। जब नेता राष्ट्रपिता को नहीं बख्शते तो महिलाओं को क्या बख्शेंगे। नारी की पूजा करने वाले देश की सियासी पार्टियों ने इन विधानसभा चुनाव में 10% से ज्यादा टिकट नहीं दिया। इससे पहले बीजेपी के नेता रहे दयाशंकर सिंह ने मायावती पर बदजुबानी के लिए बीजेपी छोड़नी पड़ी और जेल भी जाना पड़ा। बीजेपी की साध्वी निरंजन ज्योति ने खुद भी महिला होते ही चर्चित रामजादे और हरामजादे वाले बयान देकर महिलाओं का चरित्र हनन कर डाला। तो वहीं पार्टी के ही सांसद साक्षी महाराज को भी अपनी 4 बीवियां 40 बच्चे वाले बयान पर चुनाव आयोग ने चेतावनी दी थी। फिलहाल जेडीयू के नेता शरद यादव महिलाओं पर अपने बयान के लिए फिर सुर्खियों पर आए हैं।
शरद यादव महिलाओं को लेकर टीका टिप्पणी से बाज नहीं आते। पहले भी दक्षिण भारत की महिलाओं का नक्शिक वर्णन सुनाने के चक्कर में फंस गए। उनकी सोच महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान ही जाहिर हो गई थी, जब उन्होंने महिलाओं के लिए परकटी शब्द का इस्तेमाल किया था। शरद यादव ने जयप्रदा को रामपुर की आम्रपाली की संज्ञा दे दी थी। जेडीयू के ही अली अनवर भी बयान के मामले में शरद से अलग नहीं है। उन जनाब ने तो स्मृति ईरानी के कपड़ा मंत्री बनने पर अलग ढंग से बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्मृति अब अपना तन ढक सकेंगी। लेकिन खुद को खानदानी पार्टी बताने वाली कांग्रेस के भी कुछ नेता मौके बेमौके महिलाओं पर छीटाकशी करने से बाज नहीं आते। कांग्रेस के कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने पार्टी पर कालिक पोत दी थी। उन्होंने किसी मौके पर मंच से कह डाला कि पुरानी बीवी मजे नहीं देती। पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह तो एक बार अपनी पार्टी के सांसद को 100% टंचमाल कहते सुने गए। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन। और जब जब ऐसे बयान आते हैं तब तब एक महिला पत्रकार होने के नाते इन राजनेताओं को देखकर और भी शर्म आती है। लेकिन सवाल सिर्फ महिलाओं के प्रति हमारे नेताओं की सोच का ही नहीं है। पूरी राजनीति में भरे कलुष और घृणा का माहौल भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। क्या आरोप प्रत्यारोप सभ्य तरीके से नहीं लगाए जा सकते? क्या राजनीतिक बहस स्वस्थ तरीके से नहीं की जा सकती? क्या ऐसे मुंहफट और बदजुबान नेताओं के लिए कोई आचार संहिता नहीं बनना चाहिए? आइए देखते हैं कि खुद को पाक साफ दिखाने के लिए राजनीतिज्ञ एक दूसरे पर किस स्तर तक गिरकर हमले करते रहे हैं और कब ऐसी स्थिति सुधरेगी, इसका इंतजार करते हैं। पर पहले ये रिपोर्ट। विवादित बयानों से ही नेता बने अरविंद केजरीवाल तो जिस स्तर पर जाकर हमले करते हैं वो तवज्जो देने लायक भी नहीं। दूसरी पार्टियों से नोट लो और हमें वोट दो कहने पर चुनाव आयोग की फटकार के बाद भी केजरीवाल अपने बयान पर कायम हैं। और तो और टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी जुबान पर लगाम देना नहीं जानती। खुद भी महिला होने के बावजूद उन्होंने बांस को लेकर अभद्र बयान दे डाला था। सवाल ये नहीं कि किसने किसको क्या कहा और पहल किसने की, सवाल ये है क्या यही देश की सियासत है? दूसरे के मुंह पर कालिक पोत कर खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश कितनी सही है? पहले अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता ने इंदिरा को दुर्गा कहा था, तो राजीव गांधी वाजपेयी का सम्मान किया करते थे। आज प्रतिशोध की राजनीति ने चुनावी मौसम की हवा में नफरत और जुबान में कड़वाहट भर दी है। तुलसी ने कहा है कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहुं ओर, वशीकरण ये मंत्र है तज दे वचन कठोर। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन। तो अगर एक दूसरे पर पलटवार की राजनीति होगी तो सियासत की गंदगी और बढ़ेगी और जनता का लोकतंत्र से भी मोहभंग हो सकता है। लेकिन कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता, इसीलिए सभी दलों को बैठकर इस गंदगी को समाप्त करना ही होगा। मजहबी नफरत, जाति और जातिगत घृणा और शब्दों की हिंसा से नेताओं के प्रति सम्मान के बजाय तिरस्कार की भावना ही बढ़ेगी और औरत की इज्जत करना तो किसी भी स्वस्थ समाज की पहचान है। नेताओं को ये बात समझना अब जरूरी है। चलिए अब बात मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की करते हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यूपी में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। कल सुल्तानपुर में रैली करने के बाद अखिलेश यादव आज लखीमपुर खीरी में थे, जहां अखिलेश के निशाने पर एक बार फिर बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार रही। अखिलेश ने नोटबंदी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा और साथ ही उम्मीद जताई कि विकास के नाम पर सपा सरकार सत्ता में फिर से आएगी और बनी रहेगी। लखीमपुर खीरी में अपनी चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अच्छे दिन का वादा कर केंद्र सरकार ने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। सपा अध्यक्ष ने नोटबंदी के मुद्दे पर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। कई लोगों ने 2014 में कैसे हम लोगों को गुमराह कर दिया। हम लोगों ने तो गर्मियों के दिन भी देख लिए, बरसात के दिन भी देख लिए, ठंड के दिन भी देख लिए, कोहरे वाले भी दिन देख लिए, तकलीफ वाले भी दिन देख लिए, लाइन में खड़े होकर के परेशानी वाले दिन भी देख लिए। बताओ अभी अच्छे दिन कहां मिलेंगे, ये बता दो हमें। अखिलेश ने एक बार फिर कांग्रेस के साथ हुए सपा के गठबंधन को जीत दिलाने वाला बताया। और जो सीट हम लोग कम वोट से हारे हों, इस बार कैसे चूक जाएंगे ये बताओ आप। हम तो अपने कांग्रेस के साथियों से भी धन्यवाद देंगे। हालांकि पहले उलझन हुई कि कांग्रेस लड़ेगी कि सपा लड़ेगी। अखबारों में आपने पढ़ा होगा, लगा होगा कि कांग्रेस लड़ेगी, फिर कहा सपा लड़ेगी। लेकिन अब तो अच्छा है कि दोनों साथ साथ लड़ेंगे
और बहुमत की भी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। माना जा रहा है कि यूपी की कुछ हाई प्रोफाइल सीटों पर अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी संयुक्त रैलियां कर सकते हैं। दरअसल चुनावों में सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रदर्शन पर बहुत कुछ निर्भर है। अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव की छत्रछाया से उभर कर ऊपर उठे हैं और अपने दम पर जोर आजमाइश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस यूपी में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाश रही है और देश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इस बीच अखिलेश यादव के लिए एक अच्छी और खबर है, वो ये है कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी वोट मांगते नजर आएंगे अखिलेश यादव के लिए। तेजस्वी ने बताया है कि वे अपने पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ यूपी में अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तेजस्वी ने दावा किया कि यूपी में अखिलेश दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और राज्य में सपा कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनना तय है। उधर कांग्रेस और सपा का गठबंधन जब से हुआ है, दोनों ही दल उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और सपा को लगता है कि उनका ये गठबंधन यूपी विधानसभा चुनाव में तुरूप का इक्का साबित होगा। हालांकि उन्हें इस बात का भी एहसास है कि यूपी का रण इतना आसान भी नहीं और इसीलिए सपा कांग्रेस गठबंधन ने बीजेपी की चुनौती से निपटने के लिए खास रणनीति तैयारी की है और एक नया स्लोगन दिया है। स्लोगन कुछ यूं है, आपको दिखेगा इस रिपोर्ट में। यूपी की सत्ता में बीजेपी को आने से रोकने के लिए सपा कांग्रेस गठबंधन ने कमर कस ली है। दोनों पार्टियों ने मिलकर यूपी विधानसभा चुनाव के लिए नया नारा तैयार किया है। प्रचार के दौरान गठबंधन का नारा होगा, अपने लड़के वर्सेस बाहरी मोदी। सपा कांग्रेस गठबंधन ने पूरे चुनाव में इस नारे और रणनीति के साथ बीजेपी को घेरने की योजना बनाई है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर के स्लोगन को राहुल और प्रियंका गांधी के साथ ही अखिलेश यादव की भी हरी झंडी मिल चुकी है। खबर यह भी है कि यूपी चुनाव के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साथ में करीब 14 रैलियों को भी संबोधित कर सकते हैं। कांग्रेस और सपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र में रखकर यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी की है। चुनाव प्रचार में लोगों को ये बात बताई जाएगी कि राहुल और अखिलेश युवा चेहरे हैं और यूपी में इनकी जड़ें काफी मजबूत हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस सपा ने अपने लड़के वर्सेस बाहरी मोदी की चुनावी थीम बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सफलता के मद्देनजर तय की गई। नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन ने पीएम मोदी को रोकने के लिए बिहारी बनाम बिहारी का चुनावी नारा दिया था। बिहार चुनाव में बीजेपी ने सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था और पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में भी किसी चेहरे पर दाव नहीं लगाया है। सपा कांग्रेस के कैंप की रणनीति ये बताने की होगी कि अखिलेश और राहुल दोनों यूपी के अपने हैं जो उनके बीच ही रहेंगे, जबकि मोदी तो बाहरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब बात कर रहे हैं हम बीजेपी की और बीजेपी के खास वादे की। यूपी में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही एक बार फिर से राम नाम का सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीजेपी ने एक बार फिर राम मंदिर का राग छेड़ दिया है। बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर निर्माण को लेकर बयान दिया और एक दिन बाद भले ही वो अपने बयान से पलट गए, लेकिन मुद्दे को फिर से हवा मिल गई। केशव प्रसाद मौर्य के बाद एक तमाम बड़े बीजेपी के नेता राम को याद करने लगे। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। ऐसे में पार्टी कोई भी मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहती। पार्टी ने 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले विवादास्पद राम मंदिर के मुद्दे को फिर उठाया है। बीजेपी यूपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनती है तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। हालांकि एक दिन बाद ही मौर्य अपने बयान से पलट गए, लेकिन उन्होंने मंदिर मुद्दे को एक बार फिर हवा दे दी है। बड़ा परिषद का और सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। रामलला का भव्य मंदिर ये 2 महीने में नहीं बनने जा रहा है, अब चुनाव के बाद ही बनेगा। इसलिए राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है। नहीं, लेकिन राम मंदिर कब बनेगा? कल आपने बयान दिया कि राम मंदिर। मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, उस बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। क्या आपने बयान दिया था? मैंने कोई बयान नहीं दिया ऐसा। और देखते ही देखते बीजेपी के कई नेता केशव मौर्य के समर्थन में सामने आ गए। मौर्य जी की बात को हम स्वागत करते हैं और कहते हैं कि जो दूसरे लोग अपने को सेक्युलर बना रहे थे उनके लिए एक जवाब है। ये हमारा कर्तव्य है, ये करना है, क्योंकि हमने
91 से कहते आए हैं। नहीं, राम मंदिर का इशू तो बड़ा पुराना है और इसको हर बार दोहराने की जरूरत है जब तक राम का मंदिर बन न जाए। नहीं, राम मंदिर चुनाव के साथ इसको तालमेल करने की जरूरत नहीं है और जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन राम मंदिर जरूर बने। जबकि विपक्ष ने राम मंदिर मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। लोग उत्तर प्रदेश में जानते हैं और वो इस बार फिर चुनाव के दौरान दोहरा रहे हैं, इसलिए इनको गंभीरता से न उत्तर प्रदेश के लोग लेते हैं न देश में कोई लेता है। लोग इस बात को समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब मंदिर बनाने की बात करती है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य कोई मंदिर बनाना नहीं है, सिर्फ वोट हासिल करना है। ये लोकतंत्र में और धर्मनिरपेक्षता की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई विश्वास नहीं है। यूपी चुनाव के मद्देनजर जहां 3 महीने पहले बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा रामायण संग्रहालय की नींव रखने के लिए जमीन देखने अयोध्या पहुंचे, तो वहीं इसकी काट निकालते हुए अखिलेश सरकार ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम अखिलेश ने कैबिनेट की बैठक करते हुए अयोध्या में रामलीला थीम पार्क बनवाने का फैसला किया। समाजवादी पार्टी सरकार ने अयोध्या में थीम पार्क के लिए भारी भरकम बजट आवंटित कर राम भक्तों को लुभाने की कोशिश की। यूपी में अपनी किसान यात्रा के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी अयोध्या पहुंचे, लेकिन उन्होंने खुद को हनुमानगढ़ी तक सीमित रखा और रामलला के दर्शन किए बिना ही लौट गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में दशहरा मनाने के दौरान जय श्री राम के जयकारों का घोष कर इस मुद्दे को ताज़ा कर गए। एक बात तो तय है कि सभी दल वोट के लिए किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करेंगे। हालांकि धर्म के नाम पर वोट मांगने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन राजनीतिक दलों पर कितना लगाम लगा पाएगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। राजनीति ऐसी चीज ही है जहां ज़रूरत होती है सुर के भी, असुर के भी, भगवान की भी, शैतान की भी, और जहां सारे तरह के दांव पेंच चले जाते हैं, साम दाम दंड भेद, हर कुछ इसका उपयोग किया जाता है ताकि किसी तरह से जीत मिल सके। तो एक तरफ बीजेपी को राम याद आ रहे हैं, वहीं दूसरी पार्टियों को अपनी नई रणनीति याद आ रही है। चुनाव के मद्देनजर आया राम गया राम की राजनीति फिर सक्रिय हो गई है। लखनऊ में बाहुबली अंसारी बंधु साइकिल छोड़ अब हाथी की सवारी की तैयारी में है। इनकी पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय भी हो गया था, लेकिन अब मुंह भंग हो गया है। बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। जबकि सपा सरकार में मंत्री विजय मिश्रा का गाजीपुर सदर से टिकट कट जाने के बाद उन्होंने पार्टी को बीएसपी का दामन थामने का अल्टीमेटम दे दिया है। समाजवादी पार्टी से नाउमीदी के बाद अंसारी बंधुओं के बीएसपी का दामन थामने की खबर आ रही है। बीएसपी टिकट पर मऊ विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ेंगे, जबकि मुख्तार के भाई सरबतुल्लाह अंसारी मोहम्मदाबाद से बीएसपी प्रत्याशी होगा। वहीं मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी घोसी विधानसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ेगा। मुख्तार अभी मऊ से विधायक है। बीएसपी में उन्हें लाने की पैरवी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र के अलावा बलिया के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने की, जो अंसारी परिवार के बहुत करीबी माने जाते हैं। ये दोनों लोग बीएसपी अध्यक्ष मायावती को समझाने में सफल रहे हैं कि अंसारी बंधुओं को जोड़ने से गाजीपुर, मऊ, बलिया, वाराणसी सहित पूर्वांचल के अन्य जिलों की विधानसभा सीटों पर पार्टी को फायदा होगा। अखिलेश यादव के पूरी तरह से दरकिनार करने के बाद अंसारी बंधुओं ने बसपा से संपर्क किया। अब अंसारी परिवार का आरोप है कि उसको हर प्रकार से समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया है। विधायक मुख्तार अंसारी 2005 से लखनऊ जिला जेल में बंद है। उस पर हत्या और अवैध वसूली समेत कई आरोप हैं। मुख्तार बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपी है और ये केस दिल्ली की अदालत में चल रहा है। इससे पहले 1996 में भी मुख्तार ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। इसके बाद 2002 और 2007 में मुख्तार ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, जबकि 2012 में उसने कौमी एकता दल का गठन किया और मऊ सदर से चुनाव मैदान में उतरा। इस बार भी उसे जीत हासिल हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में धर्म और जातीय समीकरण भी एक अहम रोल अदा करता है और सभी पार्टियां इस पर गणित बिठाने में लगी हुई हैं। जहां बीएसपी मुस्लिम और दलितों के सहारे है, वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन यादव और मुस्लिम मतदाताओं पर दांव लगा रहा है। जबकि बीजेपी नॉन ओबीसी यानी कि यादव, गैर जाटव, दलित और अगड़ों के समर्थन से चुनावी वैतरणी पार करने की उम्मीद कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हर दल
ढाई घर चलने की कोशिश कर रहा है, ताकि ढाई जातियों का अगर समर्थन उसे मिल जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी स्थिति सुधर सकती है। बिछ गई है राजनीतिक बिसात, सज गए हैं मोहरे, शुरू हो गया है शहमाग का खेल। जी हां, यूपी चुनावों में वोट की राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। राजनीतिक दलों में वोट के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत जातीय समीकरणों की इर्द गिर्द हमेशा से घूमती रही। आने वाले चुनाव में भी जातीय समीकरणों का पार्टियों के साथ मेल बहुत मायने रखेगा। यूपी में नेताओं का कद भी उनकी जाति में हैसियत के हिसाब से तय होता रहा है। यूपी की राजनीति का कोई भी बड़ा चेहरा हो, चाहे वह मुलायम सिंह यादव हो या फिर मायावती या फिर बीजेपी के हाल ही में चुने गए प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, ये सभी नेता अपनी जाति के बड़े नेता हैं। ऐसे में इनकी नजरें चुनाव में अपनी जातियों पर टिकी रहती हैं। यूपी के वर्तमान सियासी माहौल की बात करें तो सर्जन की बात को मंच से हमेशा दोहराने वाली मायावती एक बार फिर अपने दलित वोट बैंक पर दांव लगा रही हैं। साथ ही उन्होंने 97 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र से उम्मीद है कि वो ब्राह्मण मतदाताओं का रुख पार्टी की ओर कर सकेंगे। राज्य का सियासी गणित हमेशा जाति की पगडंडी से गुजरकर वोट बैंक में तब्दील हुआ है। ये बात सत्ता में बैठी सपा भी खूब जानती है और अब कांग्रेस के साथ गठबंधन कर पार्टी को उम्मीद है कि मुस्लिम मतदाता उसका पूरा साथ निभाएंगे, जबकि यादव वोट हमेशा से पार्टी को मिलते रहे हैं। कांग्रेस के साथ चुनावी तालमेल के बाद पार्टी अगड़ों के समर्थन को लेकर भी आश्वस्त है और अगर ऐसा होता है तो सपा कांग्रेस गठबंधन सत्ता का प्रबल दावेदार होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी में पहले से ही प्रभावी अति पिछड़े नेताओं का अभाव रहा है। बीजेपी ने इस मायने में बाजी मार ली है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 15 अत्यंत पिछड़े उम्मीदवारों को टिकट देकर संसद पहुंचा दिया। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की रणनीति में लोकसभा चुनाव के वक्त भी आगामी विधानसभा की तस्वीर दिख रही थी। उन्हें पता था कि सपा और बीएसपी दलित वोट बैंक को अपनी ओर करने के लिए खींचतान जारी रखेंगे। बीजेपी के पास अति पिछड़ों के कई सामाजिक न्याय मोर्चा और मछुआरा प्रकोष्ठ जैसे संगठन हैं। दूसरी ओर बीजेपी के घोषित 370 प्रत्याशियों में से 103 गैर यादव ओबीसी वर्ग से हैं, यानी पार्टी ने 35% टिकट गैर यादव ओबीसी वर्ग को दिया है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने इस बार बिहार की गलती से सीख ली है और उसने यादव समुदाय से 1 दर्जन से भी कम प्रत्याशी खड़े किए हैं। यादवों को समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। ओबीसी में शामिल अन्य जातियों की बात करें तो बीजेपी की पसंद कोयरी, कुर्मी, लोधी राजपूत, निषाद और जाट जातियां रही हैं। इसके अलावा बीजेपी ने राजभर, बघेल और नोनिया जाति के लोगों को भी लुभाने की कोशिश की है। अभी तक बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। पार्टी को उम्मीद है कि नॉन ओबीसी यादव, नॉन जाटव दलित और सवर्णों के वोट के साथ पार्टी के हाथ में सत्ता की चाबी होगी। माना जा रहा है कि सियासी शतरंज के इस खेल में जो भी ढाई चाल चलकर जातीय समीकरणों को अपने पाले में करने की पूरी कुव्वत दिखाएगा, यूपी की सियासत का सरमार वही बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। राजनीतिक पार्टियों के चंदे पर छिड़ी बहस के बीच सामने आई है एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के राजनीतिक दलों की कमाई का 69% हिस्सा अघोषित स्रोतों से आता है, जिसकी जानकारी राजनीतिक दल, चुनाव आयोग और आयकर विभाग को नहीं देते हैं। कानून के मुताबिक राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में 20,000 से कम के चंदे को घोषित करने से छूट मिली हुई है। चुनाव के जानकार भी मानते हैं कि राजनीतिक दलों के चंदे के खेल में इसी छूट के जरिए भारी गड़बड़ी की जाती रही है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक दलों की कुल घोषित आय 11,367.34 करोड़ बताई गई है, जिसमें से 7,832.98 करोड़ रुपए की आय का जरिया अघोषित है। इतना ही नहीं, अधिकतर क्षेत्रीय पार्टियों ने 2004-05 से अपने चंदे की रिपोर्ट ही जमा नहीं की है। एडीआर ने ये रिपोर्ट 2004-2005 से लेकर साल 2014-15 के बीच राजनीतिक दलों को मिले चंदे, चुनाव आयोग और आयकर विभाग को जमा की गई रिपोर्ट के आधार पर बनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को इस दौरान कुल 2,125 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जिसका 65% हिस्सा अघोषित आय से आया है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस की कुल आय का 83% हिस्सा अघोषित आय के जरिए आया है। समाजवादी पार्टी को मिले चंदे का 94% और अकाली दल को मिले चंदे की 86% आय अघोषित स्रोतों से जमा हुई है। रिपोर्ट में घोषित स्रोतों से जमा राजनीतिक दलों की कुल घोषित आय 1,835.63 करोड़ रही, जो उनकी कुल कमाई का महज 16% है।
राजनीतिक दलों की कुल कमाई 11,367.34 करोड़ बताई गई है, जिसमें से 7,832.98 करोड़ रुपए अघोषित आय है। यानी कि इन पार्टियों की 69% कमाई का जरिया जनता के सामने नहीं है। इतना ही नहीं, 51 क्षेत्रीय पार्टियों में से 45 पार्टियों ने तो चुनाव आयोग को अपने चंदे का ब्यौरा ही नहीं दिया है। इस रिपोर्ट के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राजनीतिक पार्टियों के चंदे को लेकर पारदर्शिता कब आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेता और दल सियासी पारदर्शिता की बात कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस पर पहल कब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। रक्षा, सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े कई मुद्दों पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सहमति बनी है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देश कई मुद्दों पर सहयोग के लिए सहमत हो गए हैं। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में जायद अल नहयान मुख्य अतिथि हैं। भारत और यूएई के बीच लगातार बेहतर हो रहे रिश्तों का असर है कि इस बार अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि हैं। समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री मोदी के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, तकनीक और हाईवे प्रोजेक्ट समेत कुल 13 समझौतों पर दस्तखत हुए। भारत के विकास में यूएई के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री ने आभार जताया। Your Highness, under your leadership, we have been successful in creating new synergies in our ties. We regard UAE as an important partner in India's growth story. I particularly welcome UAE's interest in investing in India's infrastructure sector. प्रधानमंत्री मोदी और अल नहयान के बीच हैदराबाद हाउस के गार्डन में सैर पर अहम चर्चा हुई। 2 साल पहले जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए थे, तब भी पीएम मोदी ने उन्हें गार्डन की सैर कराई थी और चाय पिलाई थी। दोनों नेता आतंकवाद के मुद्दे पर साथ मिलकर काम करने को भी तैयार हुए। We also feel that our growing engagement in countering violence and extremism is necessary for securing our societies. Our shared concern on growing threat from radicalism and terrorism to the safety and security of our people is shaping our cooperation in this space. 2015 में प्रधानमंत्री मोदी यूएई के दौरे पर थे। 34 साल के बाद ये किसी भारतीय पीएम का पहला यूएई दौरा था। इस दौरे के बाद से दोनों देशों के संबंध लगातार गहरे होते जा रहे हैं। भारत की अपील पर यूएई ने मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में मंदिर बनाने के लिए जगह देने पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस अल नहयान का शुक्रिया अदा किया। मंदिर के लिए जमीन देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2015 के यूएई के दौरे के दौरान हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 26 लाख भारतीय लोगों के लिए यूएई अपने घर जैसा है। Express gratitude to His Highness for looking after the welfare of Indian nationals in UAE. I also thank His Highness for allotting land for a temple for the Indian diaspora in Abu Dhabi. उधर भारत के 68वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के साथ साथ दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक बुर्ज खलीफा भी भारत के गणतंत्र दिवस का जश्न बना रही है। बुर्ज खलीफा ने अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। बुर्ज खलीफा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज रात हम भारत के 68वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय ध्वज के रंगों वाली LED लाइट जलाकर जश्न मनाएंगे। भारत के 68वें गणतंत्र दिवस के मौके पर संयुक्त अरब अमीरात के सशस्त्र बलों के सैनिक गणतंत्र दिवस की परेड में भी शामिल होंगे। अबू धाबी के शहजादे मोहम्मद बिन जायद अल नहयान गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि हैं ही, जैसा कि आप जानते हैं।
उधर गणतंत्र दिवस के मौके पर देश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। खुफिया एजेंसियों के आतंकी हमले की आशंका जताने के बाद राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में चप्पे चप्पे पर जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस की आतंकरोधी दस्ते ने बड़ी साजिश को नाकाम करने का दावा किया है। एटीएस ने यूपी के अलग अलग हिस्सों और एनसीआर से 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें देश के खिलाफ युद्ध भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये ग्रुप पाकिस्तान, नेपाल, यूएई और बांग्लादेश से फोन करने वालों को कथित तौर पर जम्मू और कश्मीर में सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी लेने में मदद करता था और खुद को सेना के अधिकारी बताकर संवेदनशील जानकारियों को हासिल करते थे। ग्रुप के सरगना की पहचान गुलशन सेन के रूप में हुई है, जो दिल्ली के महरौली का रहने वाला है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर दिल्ली पूरी तरह तैयार है। राजपथ पर सैन्य ताकत की झलक दिखाने के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आम लोगों के साथ ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए देश विदेश की कई हस्तियां राजपथ पर मौजूद होंगी और उनकी सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क बनी हुई हैं। खुफिया एजेंसियों ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आतंकी हमले की आशंका जताई है। अलर्ट के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हवाई हमला यानी एयर अटैक कर राजपथ समेत बाकी वीवीआईपी इलाकों को निशाना बना सकते हैं। गणतंत्र दिवस को देखते हुए राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में चप्पे चप्पे पर जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हेलीकॉप्टर या विमान हमले से निपटने के लिए ऊंची ऊंची इमारतों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात की गई है। इसके अलावा चुनिंदा स्नाइपर्स भी संदिग्धों पर नजर रखेंगे। आसमान में कोई ड्रोन या संदिग्ध चीज नजर आने पर उसे तत्काल मार गिराने के आदेश हैं। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक कुछ आतंकी संगठन अमेरिका में हुए 9/11 जैसे हमले की साजिश रच रहे हैं। अलर्ट के चलते 26 जनवरी को राजपथ और नई दिल्ली के आसपास सेना, पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस के 50,000 जवान कड़ी निगरानी रखेंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 10:35 से 12:15 के बीच कोई भी उड़ान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। इस बार 1730 नामांकन आए, जिसमें से 120 लोगों को इन पुरस्कारों के लिए चुना गया है। ये सम्मान भारत सरकार की ओर से आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इस साल दिए जाने वाले देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों यानी पद्म सम्मानों का ऐलान हो गया है। एनसीपी के नेता शरद पवार और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को इस साल देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। पद्म विभूषण पाने वालों में गायक येसुदास, आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव शामिल हैं। इसके अलावा ये सम्मान जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद और लोकसभा के पूर्व स्पीकर पीए संगमा को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। 7 हस्तियों को पद्म भूषण से नवाजा गया है। इनमें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी, चिकित्सा के क्षेत्र में तेहिमतोन उड़वाड़िया, अध्यात्म के क्षेत्र में रत्न सुंदर महाराज और योग गुरु स्वामी निरंजन दंदा सरस्वती शामिल हैं। पद्मश्री सम्मान पाने वालों में भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली, ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक, जिम्नास्ट दीपा कर्माकर शामिल हैं। हॉकी के लिए PR श्रीजेश को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। पद्मश्री 75 लोगों को दिया गया है। इनमें पत्रकार भावना सोमया, उपन्यासकार नरेंद्र कोहली, पूर्व राजनयिक कंवल सिब्बल, पार्श्व गायिका अनुराधा पोडवाल, पार्श्व गायक कैलाश खेर और अभिनेता साधु मेहर भी शामिल हैं। इन पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में संघ या राज्य सरकारें, खेल संगठन, पूर्व पुरस्कार विजेता और राजनेता शामिल होते हैं। हालांकि सरकार ने इस साल इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत की है। कोई भी भारतीय अब पद्म पुरस्कार के लिए किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इस बीच सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले 4 और 9 पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडिंग ऑफिसर्स को युद्ध सेवा मेडल भी दिया जाएगा। उधर मध्य कश्मीर के गांदेरबल जिले के सोनमर्ग क्षेत्र में शिविर के पास हिमस्खलन में सेना के एक जवान की मौत हो गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के निकट गुरेज सेक्टर में हिमस्खलन से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मृत्यु हो गई है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग स्थित एक सेना का कैंप हिमस्खलन की चपेट में आ गया।
जिस जगह यह घटना हुई वो जगह राजधानी श्रीनगर से करीब 80 किलोमीटर दूर है। इस घटना में एक जवान की मौत हुई है तो 8 जवान लापता है। सेना के एक मेजर का शव बरामद किया गया है। सेना ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। सुरक्षा बल अपने साथियों की तलाश में लगे हैं। सेना ने कुछ दिन पहले ही सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन की स्थिति में राहत और बचाव कार्य के लिए एक रेस्क्यू फोर्स एवलांच पैंथर माउंटेन रेस्क्यूअर्स का गठन किया था। पिछले साल 10 फरवरी को 19 मद्रास रेजिमेंट के 10 जवान उत्तरी ग्लेशियर में आए हिमस्खलन में दब गए थे। लांस नायक हनुमंत थप्पा को कई दिन बर्फ में दबे होने के बाद सुरक्षित निकाला गया था। हालांकि बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर में भी बर्फीले तूफान की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई। घाटी में जोरों से बर्फबारी जारी है। इसका असर यातायात पर भी पड़ा है। लगातार हिमपात के बाद कश्मीर में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई थी। लोगों को सलाह दी गई थी कि वो पहाड़ों पर जाने से परहेज करें। भारी हिमपात की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे भी बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और देश की कुछ और बड़ी खबरों के लिए देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। तमिलनाडु में 1 मार्च से पेप्सी और कोका कोला की बिक्री बंद हो सकती है। राज्य के 2 ट्रेड संगठनों ने अपने सदस्यों से कहा है कि इन कंपनियों के किसी भी उत्पाद को राज्य में न बेचा जाए। उनका कहना है कि राज्य में हर साल सूखे के हालात बन जाते हैं, जिस कारण किसानों को अपने खेतों के लिए पानी नहीं मिलता है। वहीं ये मल्टीनेशनल कंपनियां बेधड़क राज्य के जल स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए अपना उत्पाद जारी रखती हैं। दुनिया भर के देशों में फैले भ्रष्टाचार पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बुधवार को साल 2016 के लिए अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत को 79वां स्थान दिया गया है। दिलचस्प बात है कि साल 2015 में भारत की रैंक 76 थी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में 2015 की तुलना में भ्रष्टाचार बढ़ा है। इस लिस्ट में 90 के स्कोर के साथ डेनमार्क और न्यूजीलैंड पहले पायदान पर हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत साल 2016-17 में सबसे ज्यादा सड़कें बनाने में बिहार आगे रहा है। बिहार में साल 2016-17 में 6,540 किलोमीटर सड़क तैयार की गई। बीते साल देश भर में 48,812 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 16 मार्च से शुरू होंगी। ये परीक्षाएं कुल 11,500 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएंगी, जिसमें कुल 3,45,039 छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। बोर्ड की परीक्षा 16 मार्च से 21 अप्रैल के बीच होगी। हाई स्कूल की परीक्षा 16 मार्च से शुरू होगी और 1 अप्रैल को खत्म होगी, जबकि इंटर की परीक्षा 16 मार्च से शुरू होकर 21 अप्रैल तक खत्म होगी। भारत दौरे पर आए इंग्लैंड को टेस्ट और 1 दिवसीय श्रृंखलाओं में हराने के बाद कप्तान विराट कोहली की टीम गुरुवार को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में उतरेगी। भारत के ऐतिहासिक 500वें टेस्ट मैच की मेजबानी करने वाले इस मैदान पर ये पहला T20 मैच है। भारत ने वनडे श्रृंखला की तुलना में T20 के लिए अलग टीम का चयन किया है। इस मैच में ऋषभ सहित युवा खिलाड़ियों के पास जलवा दिखाने का मौका है। और 1 तारीख को बजट आने वाला है। इसके मद्देनजर तमाम तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच खबर यह है कि बैंकों से 50,000 रुपए और इससे अधिक नकदी निकासी पर ट्रांजैक्शन टैक्स लगाए जाने की सिफारिश करते हुए मुख्यमंत्रियों की समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में समिति ने कई और सिफारिशें भी की है। समिति का कहना है कि डिजिटल लेन देन से भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकती है। डिजिटल भुगतान पर गठित मुख्यमंत्रियों की समिति की अध्यक्षता आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की। 50,000 रुपए और इससे अधिक नकदी निकासी पर ट्रांजैक्शन टैक्स लगाने की कोशिश पहले भी हुई थी। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार को साल 2005 में ऐसा ही कदम उठा लेने के बाद हुए विरोध के चलते इसे वापस लेना पड़ा था। इस पर चंद्रबाबू नायडू ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उस वक्त डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और इसी कारण इस कदम का विरोध हुआ था। अब हमारे पास डिजिटल ट्रांजैक्शन और मोबाइल है जो इस सब को बेहद आसान बनाते हैं। मुख्यमंत्रियों की समिति ने भरोसा जताया कि इन सिफारिशों को आगामी केंद्रीय बजट जो कि 1 फरवरी को पेश किया जाना है में शामिल किया जाएगा। समिति ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई सिफारिशें की हैं, जिनमें से एक है क्रेडिट कार्ड भुगतान पर बैंकों द्वारा लिए जाने वाले टैक्स को हटाया जाना, आय के तय अनुपात में डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों को कर वापसी और स्मार्टफोन पर 1,000 रुपए की छूट दिया जाना। मुख्यमंत्रियों की इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बड़े लेन देन के मामले में नकदी के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए 50,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर बैंक द्वारा टैक्स लगाया जाए और हर तरह के बड़े लेन देन में
नकदी के लेन देन की अधिकतम सीमा तय की जाए। समिति ने माइक्रो एटीएम के लिए करों में प्रोत्साहन देने की सिफारिश भी की है। साथ ही डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देशों में भी बदलाव की सिफारिश की है। ये समिति पिछले साल नोटबंदी की घोषणा के बाद नवंबर में गठित की गई थी। इसका उद्देश्य पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल लेन देन प्रणाली को प्रोत्साहन देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर डिजिटल भुगतान के मामले में यदि देखें तो भारत दुनिया में काफी पीछे है। चीन में हर 10 लाख व्यक्तियों पर डिजिटल भुगतान के लिए 16,602 पॉइंट हैं। उधर मेक्सिको में 7,189, ब्राजील में 25,241 और सिंगापुर में 31,096 पे पॉइंट हैं। दूसरी ओर नजर भारत पर यदि आप डालें तो यहाँ हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 1,080 डिजिटल भुगतान के केंद्र हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये चुनौती कितनी बड़ी है। बजट को लेकर और भी कई चुनौतियां, लेकिन इस बीच खबर ये भी आ रही है कि इस साल चीनी का उत्पादन भारत में बेहद कम हो सकता है। लगभग 9% इसमें गिरावट आ सकती है। इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि 2017 बहुत मीठा नहीं रहेगा आपके लिए यदि चीनी के उत्पादन में कमी वाकई आती है तो। चलिए अदालत की दुनिया की कुछ खबरों की नजर करें। न्यायपालिका से जुड़ी कुछ खबरों में सबसे पहले गंगा एक्शन प्लान की खबर लेते हैं। गंगा एक्शन प्लान के पहले और दूसरे चरण के बारे में चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि भविष्य में होने वाली हर सुनवाई पर संबंधित विभागों के सभी अधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि अधिकारी विभागीय बैठकों का ब्यौरा देने के बजाय न्यायाधिकरण के सवालों का जवाब दें। बेंच ने यह भी कहा कि सभी पक्षों के सुझावों का स्वागत है, लेकिन इन सुझावों के साथ साथ वैज्ञानिक जानकारी भी हो। सुप्रीम कोर्ट ने नहरों में गंदगी छोड़ने वाले उद्योगों को नोटिस दिए जाने का निर्देश दिया। यह मामला कानपुर में जाजमाऊ में चमड़ा फैक्ट्रियों को हटाने से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता ने राज्य सरकार का रुख साफ करते हुए कहा कि राज्य इन उद्योगों को हटाने के लिए इच्छुक नहीं है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के मंगलवार को दिए गए आदेश को रखा। इस आदेश में कहा गया है कि गंगा की सफाई से जुड़ी सभी परियोजनाओं की निगरानी न्यायाधिकरण ही करेगा। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। और कुछ और अदालती खबरों के लिए देखते हैं लीगल टॉप 5 खबरें। पशुओं के अधिकारों का संरक्षण करने वाले कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु विधानसभा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने ये शिकायत तमिलनाडु विधानसभा में जल्लीकट्टू के समर्थन में पास किए गए अध्यादेश के खिलाफ की गई। पशु कल्याण बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर ये अध्यादेश पास किया है। काले हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि सलमान खान 27 जनवरी को कोर्ट में पेश होंगे। सलमान के साथ ही इस मामले के बाकी आरोपियों की भी पेशी होगी। इससे पहले आर्म्स एक्ट के मामले में जोधपुर की कोर्ट ने 18 जनवरी को सलमान को बरी किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की जमानत अर्जी खारिज करने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई 1 फरवरी तक के लिए टाल दी है। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और 2 अन्य को मंजूर जमानत को रद्द करने की मांग को लेकर सीबीआई की याचिका पर सुनवाई हुई। बीएसएनएल की ओर से एक निजी ठेकेदार को अवैध भुगतान की सीबीआई जांच करवाने की एक याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेजा है। दिल्ली हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीबीआई से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। और अब हम बात करेंगे आगे चल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी। और चलिए वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बातचीत को बेहद सफल बताया जा रहा है। दोनों देशों ने आपस में न सिर्फ संबंध बढ़ाने पर जोर दिया है बल्कि रक्षा संबंधों को भी बढ़ाने की बात कही है। इस बातचीत के क्या मायने हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ट्रंप ने रूस और चीन जैसे देशों के प्रमुखों से बात करने से भी पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। इसी से स्पष्ट होता है कि ट्रंप भारत के साथ अपने रिश्ते को बेहद अच्छा रखना चाहते हैं। और इसके साथ साथ ट्रंप ने ये भी प्रधानमंत्री मोदी को कहा है कि वो अगले साल अमेरिका में उनका स्वागत जरूर करना चाहेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अमेरिका का सच्चा दोस्त बताया। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने का न्योता भी दिया। पीएम मोदी दुनिया के ऐसे 5वें राजनेता हैं जिनसे ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद बात की। इसके पहले ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा, इजराइल और मिस्र के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात की थी। ट्रंप ने रूस, चीन, जापान या फिर किसी अन्य यूरोपीय देश से पहले भारतीय प्रधानमंत्री को फोन मिलाया। ये बात काफी अहमियत रखती है और इससे भारत अमेरिका के मजबूत रिश्तों का भी संकेत मिलता है। अमेरिका और रूस की आपसी प्रतिद्वंद्विता के बावजूद इन दोनों की दोस्ती काफी गहरी मानी जाती है। ऐसे में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन से पहले पीएम मोदी को फोन किया जाना भारत के लिए काफी सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच कई मुद्दों पर एक राय दिखी। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत में साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये बातचीत काफी गर्मजोशी भरी रही। आने वाले दिनों में दोनों देश मिलकर संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। माना जा रहा था कि सत्ता संभालने के बाद ट्रंप की सबसे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात होगी, लेकिन पीएम मोदी के साथ ट्रंप की बातचीत ने जता दिया कि वो भारत के साथ शीर्ष स्तर पर संपर्क बढ़ाने के ज्यादा इच्छुक हैं। ट्रंप ने भविष्य की नीति का साफ संकेत दिया कि टिकाऊ दोस्ती पर उनका फोकस रहेगा। पहली बातचीत में ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा कि अमेरिका भारत के साथ रक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापार के क्षेत्र में मिलकर काम करने का इच्छुक है। एक कार्यक्रम में ट्रंप ने भारत के तेज विकास और पीएम मोदी के आर्थिक सुधारों की प्रशंसा की थी। अब ट्रंप के सत्ता में आने के बाद और उसके बाद भारत के साथ उनकी पहल से दोनों देशों के बीच संबंधों में नई ऊर्जा के संचार की उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका आने वाले शरणार्थियों की एंट्री को बैन कर सकते हैं, ये खबर आ रही है। इसके साथ ही सीरिया और 6 दूसरे देशों से आने वाले नागरिकों का वीजा भी सस्पेंड किया जा सकता है। अमेरिकी कांग्रेस और इमिग्रेशन एक्सपर्ट ने ये जानकारी दी है। ट्रंप का ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए माना जा रहा है। सीरिया के अलावा इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन से आने वालों के वीजा भी सस्पेंड करने की तैयारी की जा रही है। और इस खबर के अलावा चलिए देखते हैं इंटरनेशनल टॉप 5 खबरें। अमेरिकी सीनेट ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की अगली राजदूत के रूप में निकी हेली के नाम पर मुहर लगा दी है। इस तरह वो अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति के प्रशासन में कैबिनेट रैंक का पद हासिल करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारी गोलबंदी के बीच नए विदेश सचिव की नियुक्ति के लिए विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मौजूदा विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत का पद संभालने के लिए अमेरिका रवाना हो चुके हैं। पाकिस्तान की संसद में देश को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। महिला सांसद नुसरत सहर अब्बासी से दुर्व्यवहार किया गया है। नुसरत ने आरोप लगाया कि पुरुष सांसद ने उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और अगर इस मामले में उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो खुद को आग लगा लेंगी। इराक के प्रधानमंत्री ने पूर्वी मोसूल शहर को इस्लामिक स्टेट समूह के आतंकवादियों से पूरी तरह मुक्त घोषित किया है। एक दिन पहले यहाँ भीषण संघर्ष हो चुका है और करीब 3 माह पहले अमेरिका के समर्थन से शहर पर नियंत्रण वापस पाने के लिए व्यापक अभियान छेड़ा गया था। और अब बात करते हैं इतिहास की। दुनिया के इतिहास में 25 जनवरी जिन घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं कुछ ऐसी घटनाओं के लिए। 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य घोषित किया गया था, यानी कि आज हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस है। 25 जनवरी 1971 में ही जनरल इदी अमीन ने सैनिकों के साथ तख्ता पलट करके युगांडा की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इदी अमीन अब तक के सबसे बर्बर तानाशाह के रूप में जाने जाते हैं। और 25 जनवरी 1975 में आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। और 25 जनवरी 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 25 जनवरी 2003 में चीन के लोकतंत्र समर्थक नेता फेंग जू को देश निकाला दे दिया गया था। और आज बात हिंदी सिनेमा जगत की लोकप्रिय पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति की, जिनकी आज
जन्म तिथि है। 9 साल की उम्र में कविता को स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के साथ बांग्ला भाषा में एक गीत गाने का मौका मिला था। यहीं से उन्होंने पार्श्व गायन के क्षेत्र में आने का फैसला किया। साल 1980 में कविता ने अपना पहला गाना गाया। 1985 में फिल्म प्यार झुकता नहीं के गानों ने उन्हें पार्श्व गायिका के रूप में स्थापित कर दी। इसके बाद फिल्म मिस्टर इंडिया के गाने हवा हवाई और करते हैं हम प्यार ने उन्हें सुपर हिट गायिका का दर्जा दिलाया। कविता अब तक 4 दफा सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए चुनी जा चुकी हैं। यही नहीं, 2005 में उन्हें देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री भी मिला। एक नज़र कविता के सुरीले गुलदस्ते पर और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। चुपके से